Welcome you all to self-study. This is the new chapter which we are going to begin today for class 10th chemistry, that is chemical reactions. और इससे पहले हम अपनी क्लास शुरू करें, अपना वीडियो शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. So our chapter has the title of chemical reactions, which is the first chapter of chemistry, class 10th science. It's presented by me, Arzu Pundir. Before understanding a chemical reaction क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि एक्चुअली केमिकल चेंज क्या है. किस चीज को हम कहते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है. ऑल्दो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 7th 8th में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आ जाता है कि क्या चीज एक केमिकल चेंज है और क्या चीज एक फिजिकल चेंज है. बट स्टिल एक जल्दी से रिवीजन की तरह हम इसको देख लेते हैं. अगर किसी भी चीज की कोई स्टेट में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, अगर उस प्रोसेस से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज है, तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल चेंज है. अब जरूरी ही नहीं होता कि हमेशा अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज है, बट इट इज अ फैक्टर. लाइक स्टेट चेंज होती है जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, लेकिन क्या वहां पे कोई केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि वो H2 हो ही है. सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें से कुछ तो हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ अ गैस है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप सेम चीज को उठाकर फ्रिज में रख दो तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. सो हियर वी आर टॉकिंग व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, या बाहर से कोई एनर्जी या कुछ इस तरीके से लग रहा है जिसकी वजह से अगर कोई चेंज आए, तो हाँ, ये कुछ हमें सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व्ड है. जस्ट लाइक कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें प्रोवाइडेड हैं, लाइक द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो ग्रेप्स में एक्चुअली ग्लूकोज या कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो कि फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बन जाता है. तो पहले वो कार्बोहाइड्रेट था और अभी अल्कोहल में है, तो ये एक केमिकल चेंज है. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, जो चीज पहले मिल्क थी, नाउ इट इज कर्ड, उसमें जो केमिकल है उसका वो चेंज हुआ है. लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में एक चेंज लाता है जिसकी वजह से कर्ड फॉर्म हो जाता है. सो दैट इज अ केमिकल चेंज. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे केमिकल चेंज के. अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखते हैं. पहला है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम के रिबन्स आते हैं. एक्चुअली रिबन वो बहुत एक थिन स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम की, जिसको जब हम बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है. नाउ जब ये बर्न करती है तो आपको एक dazzling white flame दिखाई देगी. That dazzling white flame indicates that there is something which is changing. कुछ तो वहां पर हो रहा है. और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, burning of magnesium ribbon, then you get a white powder which is of magnesium oxide. तो आपको एक white powdery substance मिलता है, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड का. अब पहले तो क्या था, वो एक रिबन की फॉर्म में था. एक जैसे एक हम रिबन देखते हैं उस तरीके से एक पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं मैग्नीशियम की, उन्हें हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं. फिर जब हमने उसे बर्न करा, तो जब हम बर्निंग कह रहे हैं तो हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हुआ क्यों दिखा रहे हैं? एक्चुअली कोई भी चीज जब बर्न करती है, इफ वी से एनीथिंग इज बर्निंग या किसी चीज का कंबशन हो रहा है, तो वहां पे हमेशा एक ही मतलब होता है कि उस चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ
हो रहा है, उस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है. So always remember whenever anything comes that this thing is burning या इस चीज का combustion हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, वो जो भी सब्सटेंस था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जब बर्न किया गया तो वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको देगा. एंड दिस इज अ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज है, इसके हमें यहाँ पे दो प्रूफ्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज, ये ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं हम इन्हें एक रिएक्शन का. It burns with a dazzling white flame, and the second one is it gives a white powder that is precipitate of magnesium oxide. All these things, ये जो इसके ऑब्जर्वेशन होते हैं किसी भी रिएक्शन के जो गिवन होते हैं, they are highly important, क्योंकि एग्जाम्स में ये रिएक्शन आपसे एज सच नहीं पूछी जाएगी कि केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल दो. पूछी भी जा सकती है बट हमेशा ऐसे नहीं आएगी. They can even ask you what happens when magnesium burns in air, or a substance burns in air with dazzling white flame, giving a white powder. What was the substance and what is the white powder of? So such kind of questions come. हर क्वेश्चन वहीं से है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है. Next we come to more examples of a chemical change that we have over here. The first one is that lead nitrate, PbNO3 is lead nitrate. It is reacting with potassium iodide. So it gives lead iodide as white precipitate and potassium nitrate. Now this is another reaction जहां पे एक केमिकल चेंज हो रहा है. देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स क्या थे, लेड नाइट्रेट थे और पोटेशियम आयोडाइड था, और रिएक्शन के बाद क्या बचा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया दोनों का. और इसमें हमें ऑब्जर्वेशन क्या आई है, दैट लेड आयोडाइड विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. लेड आयोडाइड जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है. प्रेसिपिटेट कोई भी चीज जब किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती और नीचे बैठ जाती है उसमें, वो प्रेसिपिटेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोशिश करें सैंड को वाटर में डिसॉल्व करने की, तो जब तक आप स्टर करते रहोगे वो पूरे वाटर में जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा. इफ यू विल कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, वो नीचे बैठ जाता है. तो ऐसी कोई भी चीज कभी किसी रिएक्शन में फॉर्म हो जाती है जो डिसॉल्व नहीं होती उस सॉल्यूशन में, तो वो अलग से नीचे बैठ जाती है, और ऐसी चीजों को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. वो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है. और लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट है दैट इज व्हाइट इन कलर. नेक्स्ट कम जिंक प्लस H2SO4. जिंक इज अ मेटल, इट इज रिएक्टिंग विद एसिड. H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. ZnSO4 इज जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मिल रहा है. उसका सिंबल है ये एरो. ये जो ऊपर की तरफ एरो लगता है किसी भी प्रोडक्ट के बाद या किसी भी रिएक्टेंट के साथ में, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज जो है गैसियस फॉर्म में है. तो इस रिएक्शन में भी एक केमिकल चेंज है. जो इनिशियल कॉम्पोजिशन था हमारे केमिकल्स का वो चेंज हो गया रिएक्शन के बाद. और इसमें हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला है, देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस व्हिच इज हाइड्रोजन गैस. नाउ इन योर प्रीवियस क्लास आप लोग ये पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन गैस का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि वो टेस्ट कौन सा था जो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है. और ये जो है एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है. जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ये एक फैक्ट है जो कि हम
याद रखते हैं, जिससे कि जब हम अपनी इक्वेशंस लिख रहे हैं उस टाइम पे हमें अपनी इक्वेशन लिखते वक्त ये चीजें याद रहें और हम उन्हें अच्छे से लिख पाए. Next, now we come up to types of chemical reaction. So before beginning that, या टाइप्स या क्या हैं, पहले ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? That is breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. बॉन्ड या तो बन रहे होंगे या टूट रहे होंगे. देखो, जैसे हमने जिंक और H2SO4 का एग्जांपल अभी लिया था. जिंक के साथ H2SO4 रिएक्ट कर रहा था तो बन रहा था ZnSO4. अब SO4 आके जिंक के साथ कंबाइन हुआ है तो इन दोनों में कोई बॉन्डिंग बनी होगी, मतलब मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. और SO4 जो है वो हाइड्रोजन से टूट के बाहर निकला है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हुआ होगा. तो इसी तरीके से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या हो रहा है बेसिकली, उसमें दो चीजों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं या तो वो टूट रहे होते हैं या उसका बॉन्ड किसी और चीज के साथ बन रहा होता है. इसकी वजह से वो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं. और जब भी ऐसा होता है तो वो क्या निकलता है? एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म में आता है. Now let's see the types of chemical reaction that we have. The number one is combination reaction. Then decomposition reaction. The next one is displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ साथ एक और फॉर्म होता है रिएक्शन का विच इज नोन एज एक्सोथर्मिक, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम इसका नाम देखें तो उसी से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये किसी चीज को कंबाइन कर रहा होगा, है ना. कॉम्बिनेशन है तो किसी चीजों को मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या उसकी जनरलाइजेशन है वो ये है कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हमेशा वो चीज है जिसे हम रिएक्शन से पहले यूज कर रहे हैं. जैसे कि हमारे पोटेशियम आयोडाइड वाले रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट थे. तो अगर हम ले यहाँ पे कि रिएक्टेंट हमारा कोई ए है, बी है, दो सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे रिएक्टेंट हैं. ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं और ये मिला के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसको हम ले लेते हैं सी. कोई एज सच सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट थे वो मिल गए और उन्होंने मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया. यहाँ पे और भी हो सकते हैं. अगर सारे रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो a reaction in which two or more reactants react to form a new product is called combination reaction. Now we have some of the examples of combination reaction. लेकिन ये जो एग्जाम्पल हैं इन्हें एज सच एग्जाम्पल समझने के साथ साथ हमें इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ अगर रिएक्शन याद करने की बात हो तो वो हर कोई करके जा सकता है. बट द थिंग बिहाइंड दैट इज कि आपको उनके ऑब्जर्वेशन भी याद रखने पड़ते हैं, क्या उनका कहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है रिएक्शन, ये सब चीजें भी याद करनी पड़ती हैं. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दैट व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम. क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्लेक्ड लाइम बना देता है. अब देखो यहाँ पे जो क्विक लाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल
तो पहला क्वेश्चन इस पूरी रिएक्शन में से ये है दैट व्हेनेवर क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या फॉर्म होता है, तो स्लेक्ट लाइम फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो CaO है। स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस है। ये 3 क्वेश्चंस जनरेट हुए सिर्फ हमारी इक्वेशन में से। अब इसमें आगे इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्लेक्ट लाइम बनाता है तो उस टाइम पे हीट जनरेट होती है, और हीट जब भी जनरेट होती है किसी भी रिएक्शन में तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है, हीट एनर्जी क्रिएट होने का मतलब है जब ये रिएक्शन होगा ना, तो जहां भी ये रिएक्शन हो रहा होगा, जिस भी वेसल में होगा, आप उसे टच करके देखना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन में हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। तो ये इसकी थी ऑब्जर्वेशंस, और हमें इसमें से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला मेन तो यही है कि जब क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो क्या फॉर्म होता है, स्लेक्ट लाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन से जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी और है। ये जो स्लेक्ट लाइम होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। When slaked lime comes in contact with carbon dioxide, it forms calcium carbonate and water. अब हम इस पूरे प्रोसेस का एक प्रैक्टिकल यूज समझते हैं। हमारे घर में व्हाइट वॉश करने के लिए जो पाउडर आता है ना, जब घर में व्हाइट वॉशिंग होती है उसके लिए जो पाउडर यूज होता है वो है क्विक लाइम। उसको फिर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो बन जाता है स्लेक्ड लाइम। फिर स्लेक्ड लाइम से हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग होती है। जब घर में व्हाइट वॉश हो जाता है उसके बाद जो एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, फिर ये वाली रिएक्शन होती है। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो इस स्लेक्ड लाइम को, जिससे हमारे घर में व्हाइट वॉश हुआ था, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये व्हाइट और शाइनी होता है, तो उससे हमारी जो वॉल्स हैं वो शाइनी हो जाती है। और ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही है। जो मार्बल्स होते हैं वो भी कितने शाइनी होते हैं, उसका भी केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है। नाउ यू कैन जस्ट गेस इट आउट कि इस पूरे प्रोसेस में कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हाइट वॉश के लिए हम अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जो व्हाइट एंड शाइनी सब्सटेंस होता है वो क्या है, और ऐसी कौन सा सब्सटेंस है जिसमें वो व्हाइट और शाइनी सब्सटेंस हमें मिलता है। So just one examples with number of questions. The next 2 examples of combination reaction are burning of coal. As told earlier to you people कि जब भी किसी चीज की बर्निंग होती है तो क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कोल की जब बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। हम हमेशा पढ़ते हैं ना, कोल अगर कहीं पे बर्न हो रहा है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। So this is the reaction. Burning of coal gives C plus O2 gives CO2. That is carbon dioxide. And similar is the case with water. Formation of water also occurs due to a combination reaction where hydrogen gets reacted with oxygen और वो दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। ये थे कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है
अपने स्लेग लाइम और क्विक लाइम वाले केस में वो क्या है? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है along with the products, मतलब कोई नया प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। जो वर्ड थर्मल है, थर्मिक, इसका मतलब होता है एनर्जी, हीट एनर्जी, और एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना किसी भी चीज का। तो जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है जिसका फॉर्मूला है CH4, वो बर्न हो रही है तो अगेन रिएक्शन इज विद ऑक्सीजन, तो वो फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में हीट एनर्जी भी जो है वो रिलीज करेगी। ये जो हीट एनर्जी होती है, इसको एनर्जी या तो हम लिख भी सकते हैं हीट एनर्जी, या फिर ये जो डेल्टा का ट्राइंगल का साइन होता है ये भी बना सकते हैं, इसका मतलब भी हीट एनर्जी की इवोल्यूशन ही होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। यही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम एक्सेल करते हैं, और जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस की रेस्पिरेशन वाले सीरीज में आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर exothermic reaction is decomposition of vegetable matter। जो जितना भी वेजिटेबल मैटर है जिसको बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब डिकम्पोज करता है, वो सब रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जो यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन में देखा या डिकम्पोजिशन में देखा, वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है लिविंग बीइंग्स को एनर्जी देने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। So thank you for watching. This was all about combination reaction, exothermic reactions, types of chemical reaction, what are chemical reactions, and what is a chemical change. अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे टाइमली नोटिफिकेशंस मिले आगे आने वाली सारी वीडियोस की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।